हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको 7th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के 6th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 का जो आपका अनुशासन विशिष्ट और पाठ्यक्रम है, DSC 11 का सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में अवधारणाएं, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है और ये आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी 7th यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम आपका पार्टी प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही राजनीतिक दलों के उद्भव का ऐतिहासिक संदर्भ, पार्टियों के प्रकार और पार्टी प्रणाली को हम इस सभी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भी हम आपकी सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में आपका देखेंगे, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार है। वे जनमत को संगठित करने, राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा देने और सरकार को संचालित करने का कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वे जनमत को संगठित करने, राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा देने और सरकार को चलाने के लिए का काम करते हैं। और राजनीतिक दल को ही हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की संरचना, कार्यप्रणाली और दलीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में दलीय व्यवस्थाएं अलग अलग सिद्धांतों और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित करती है। जो भारत और अमेरिका जैसे देश है और ब्रिटेन जैसे देश है, इनमें तीनों में ही आपकी विभिन्न विभिन्न दलीय व्यवस्थाएं अलग अलग सिद्धांतों और ऐतिहासिक संदर्भों पर चलाई जाती है। क्योंकि जो आपके विभिन्न देश होते हैं उनमें आपके विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, उनकी विभिन्न दलों की संरचना अलग होती है, कार्यप्रणाली और दलीय व्यवस्था सब कुछ उनके अलग अलग होते हैं। तो ये हमने आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना देख लिया। अब हम आपकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में हम आपका देखते हैं, राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है जो सत्ता प्राप्त करने और नीति निर्माण में प्रभाव डालने के उद्देश्य से कार्य करता है। जो आपका राजनीतिक दल होता है वो सत्ता प्राप्त करने और नीति निर्माण में प्रभाव डालने के उद्देश्य से काम करता है। इसमें आपके विद्वानों ने उनकी दलों पर परिभाषा भी दिया है राजनीतिक दलों में, जिसमें आपका सबसे पहले गैब्रियल आलमंड जी आते हैं। गैब्रियल आलमंड जी ने कहा है कि राजनीतिक दल वे संगठन होते हैं जो सरकार को प्रभावित करने के लिए चुनाव में भाग लेते हैं। गैब्रियल आलमंड जी कहते हैं कि राजनीतिक दल आपके वे दल होते हैं जिससे कि आपकी सरकार प्रभावित होती है और उसी प्रभाव के कारण भी वे आपके चुनाव में भाग लेते हैं। सेकंड आपके आते हैं एंड्रू हैमिल्टन जी। वे कहते हैं राजनीतिक दल एक ऐसा दल है जो समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। एंड्रू हैमिल्टन जी कहते हैं कि जो आपके समान विचारधाराओं का एक समूह मिलकर एक समूह बनता है जो कि अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उन सभी जो वो दल बनता है उसको ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये हमने आपके कुछ विद्वानों द्वारा राजनीतिक दल की परिभाषा देख लिया। अब हम आपका विशेषताएं देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं होती है क्या होती है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है संगठित संरचना। राजनीतिक दल एक सुव्यवस्थित संगठन होते हैं जिनमें विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले सदस्य होते हैं। जो आपका राजनीतिक दल होता है इसमें आपका विभिन्न विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभिन्न अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं, अलग अलग सदस्य होते हैं। तो इसी प्रकार से आपके एक सुव्यवस्थित संगठन कहलाता है। सेकंड आपका राजनीतिक विचारधारा। जो आपका ये दल होता है, इन दलों के अपने प्रत्येक की विभिन्न विभिन्न अपनी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा होती है जो कि उसकी नीति और कार्यक्रमों को निर्धारित करती है। थर्ड आपका आता है सत्ता प्राप्त करने की इच्छा। जो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है वो सरकार में सत्ता प्राप्त करना और उसे नियंत्रित करना होता है। सरकार में सत्ता प्राप्त करना और उसे नियंत्रित सरकार को नियंत्रित करना ही राजनीतिक दल का एक मुख्य उद्देश्य होता है। फोर्थ आपका जनमत निर्माण। राजनीतिक दल जनमत को संगठित कर सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वे आपके सरकार की नीतियों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो राजनीतिक दल सरकार की नीतियों को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि वे जनमत को संगठित कर लेते हैं उससे, जिससे कि सरकार की नीतियां प्रभावित हो सके। फिफ्थ आपके चुनाव में भागीदारी। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वे अपने विभिन्न विभिन्न उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनको ही अपनी चुनाव प्रणाली में
भाग लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। सिक्स्थ आपका आता है नीति निर्धारण। राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप नीतियां बनाते और लागू करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, वे अपनी विचारधाराओं के अनुसार ही अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं और उनको लागू भी कराते हैं। तो ये आपके कुछ विशेषताएं हो गई राजनीतिक दल की। अब हम आपके राजनीतिक दलों का सैद्धांतिक आधार देख लेते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वे विभिन्न सैद्धांतिक आधारों पर कार्य करते हैं जो उनके विचारधारा और नीति निर्माण को निर्धारित करती है। जो राजनीतिक दल के विचारधारा और नीति निर्माण को निर्धारित करने के लिए जो भी सैद्धांतिक आधार होते हैं उन सभी को ही हमारे राजनीतिक दलों का सैद्धांतिक अधिकार आधार कहते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले लोकतांत्रिक आधार आता है। कुछ दल लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। जो आपके कुछ राजनीतिक दल होते हैं वे आपके लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, लोकतंत्र को मजबूत करने और जो नागरिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए कुछ राजनीतिक दल होते हैं। सेकंड आपका समाजवादी आधार। जो आपके कुछ राजनीतिक दल होते हैं उसमें आपके समाजवादी विचारधाराओं को अपनाया जाता है ताकि आर्थिक असमानता और सरकार नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके। थर्ड आपका आता है धार्मिक आधार। कुछ दल धर्म आधारित राजनीति करते हैं और धार्मिक मूल्यों को भी बढ़ावा देते हैं। तो कुछ राजनीतिक दल आपके धार्मिक आधार पर भी बनते हैं जो अपने ही धर्म को अपना बढ़ावा देते हैं और दूसरे धर्म को तुच्छ महसूस कराते हैं। फोर्थ आपका आता है राष्ट्रवादी आधार। कुछ दल राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने पर बल देते हैं और राष्ट्रीय अखंडता को प्राथमिकता देते हैं। तो कुछ आपके राजनीतिक दल इस प्रकार के भी होते हैं जो कि आपके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश करती है जिससे कि देश की अखंडता बनी रहे। तो ये आपकी मैंने कुछ आपके राजनीतिक दलों का सैद्धांतिक आधार बता दिया। अब मैं आपके भारत में प्रमुख राजनीतिक दल बता देता हूँ। भारत में विभिन्न राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी विभिन्न विभिन्न जो विचारधारा आधारित है। जिसमें आपकी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आती है जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। 1885 में ए हो हुम द्वारा कांग्रेस पार्टी को स्थापित किया गया था। यह आपको स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कांग्रेस पार्टी ने। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्यों में कई दशकों तक सत्ता भी कांग्रेस पार्टी की बनी रही। फोर्थ आपका समाजवादी और उदारवादी विचारधाराओं का समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होता है। तो ये आपकी कांग्रेस पार्टी हो गई। अब हम आपकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एवं जनसंघ देख लेते हैं। जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी है वो उसको 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। जिसमें आपको जो 1980 है उसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। साथ ही हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और आर्थिक उदारीकरण की विचारधारा पर यह आपकी भारतीय जनता पार्टी आधारित है। अब हम आपके जनता पार्टी और जनता दल देख लेते हैं जिसको 1977 में आपातकाल के विरोध में जनता पार्टी का गठन किया गया था और ये आपको 1988 में जनता दल का इसमें गठन हुआ था। समाजवादी और जातीय राजनीति पर आपकी जनता पार्टी और जनता दल आधारित होता है। फोर्थ आपका आता है वामपंथी दल। वामपंथी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ये इसके मुख्य वामपंथी दल है। मजदूर वर्ग, किसानों और समाजवाद की नीतियों का इनका वामपंथी दल को समर्थन मिलता है। तो ये आपके कुछ मैंने आपके विभिन्न प्रकार की पार्टियां बता दी। अब मैं आपको दलीय व्यवस्था में हम इसके सिद्धांत बता देता हूँ। जो दलीय व्यवस्था है उसको समझने के लिए आपको विभिन्न विचारकों के सिद्धांत देखे गए हैं। जिसमें आपका सबसे पहले लेनिन का सिद्धांत आता है। व्लादिमीर लेनिन के अनुसार एक क्रांतिकारी पार्टी को संगठित और अनुशासित होना चाहिए। समाजवादी क्रांति के लिए कठोर नेतृत्व आवश्यक होता है। जो लेनिन जी कहते हैं वे लेनिन जी कहते हैं कि जो आपकी समाजवादी क्रांति होती है उसके लिए आपको एक कठोर नेतृत्व होना उसके लिए आवश्यक होता है। साथ ही एक क्रांतिकारी पार्टी को संगठित और अनुशासित होना चाहिए। सेकंड आपका मिशलेस का सिद्धांत। रॉबर्ट मिशलेस ने ओलिगार्की का लो नियम प्रतिपादित किया। उनके अनुसार सभी राजनीतिक दल धीरे धीरे एक छोटे समय के नियंत्रण में आ जाते हैं। मिशलेस जी कहते हैं कि आपका सभी राजनीतिक दल धीरे धीरे एक छोटे समूह के नियंत्रण में आ जाती है। उसको उन्होंने ओलिगार्की का लो नियम के रूप में प्रतिपादित किया। तो ये आपका मिशलेस का सिद्धांत होगा। अब हम आपका सार्टोरी का सिद्धांत देख लेते हैं। जियोवानी सार्टोरी ने राजनीतिक दलों की संरचना का विश्लेषण किया। उन्होंने दलीय प्रणाली को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। तो ये आपका सार्टोरी का सिद्धांत होगा। अब हम आपका दलीय प्रणाली अब हम इसके विविध स्वरूप देख लेते हैं। जो कि आपकी दलीय प्रणाली होती है विभिन्न प्रकार की होती है। जिसमें आपके सबसे पहले एक दलीय प्रणाली आती है। एक दलीय प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल काम करता है। उदाहरण के लिए आप चीन को दे सकते हैं, उसमें आपका कम्युनिस्ट पार्टी ही काम करती है। सेकंड आपका उत्तर कोरिया देख सकते हैं। सेकंड आपकी द्विदलीय प्रणाली होती है। इसमें जो प्रणाली होती है वो दो प्रमुख दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उदाहरण के लिए आप अमेरिका दे सकते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी। ब्रिटेन दे सकते हैं जिसमें कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी काम करती है। तो ये आपकी द्विदलीय प्रणाली हो गई। थर्ड आपके आती है बहुदलीय प्रणाली जो आपके भारत जैसे देशों में अपनाई जाती है या फ्रांस, इटली जैसे देशों में अपनाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली में कई राजनीतिक सत्ता दल प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं।
तो आपकी मैंने बहुदलीय प्रणाली भी बता दी। अब हम आपके भारत में दलीय व्यवस्था देख लेते हैं। जो आप भारत में है वो आपके भारत में बहुदलीय प्रणाली विद्यमान है, जो कि राष्ट्र और क्षेत्रीय दल इसमें सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। गठबंधन सरकारों की प्रवृत्ति भी भारत में बढ़ी हुई है। अब हम आपका ब्रिटेन में राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था देख लेते हैं। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली प्रभावी होती है। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी भी इसके प्रमुख दल है। अब हम आपका प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक दल देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले कंजर्वेटिव पार्टी आती है, जो कि परंपरावादी और पूंजीवादी नीतियों पर आधारित होती है। सेकंड आपकी लेबर पार्टी आती है, जो कि समाजवादी नीतियों पर आधारित होती है। थर्ड आपका लिबरल डेमोक्रेटिक, जो कि उदारवादी विचारधाराओं पर आधारित होती है। तो ये हमने आपकी कुछ प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक दल देख लिया। अब हम आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय व्यवस्था देख लेते हैं। अमेरिका में आपका द्विदलीय प्रणाली लागू है, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि समाजवादी प्रत्ययों की ओर झुकाव दिखाती है। सेकंड आपकी आती है रिपब्लिकन पार्टी, जिसमें पूंजीवाद और उदारवाद का समर्थन होता है। तो हमने आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय व्यवस्था देख ली। अब हम आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपकी दलीय व्यवस्था है वो लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, जो कि विभिन्न देशों में अलग अलग दलीय व्यवस्थाएं हैं, जो कि उनकी राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई है। और भारत में बहुदलीय प्रणाली, ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली और चीन में एक दलीय प्रणाली अपनाई गई है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता दलीय प्रणाली की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन समर्थन पर निर्भर करती है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा निष्कर्ष बता दिया, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपके भारत में कौन सी प्रणाली विकसित की गई है, कौन सी प्रणाली भारत में उपयोग की जाती है। तो आप सभी उसको कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका 7th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। तो ये इतना ही आपका ये सिलेबस था इसमें। तो इसमें आपके 7th यूनिट थी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो यहीं पर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आपके अदर सब्जेक्ट पर रहने वाली है। और अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स या पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।